हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत सैनी। स्टूडेंट, हमने क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट किए हुए हैं और जो एनसीईआरटी की हमारी बुक है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र है। वैसे 4 चैप्टर से मिलकर ये यूनिट बनी हुई है। जो यूनिट फर्स्ट है जिसको स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1.4 तक न्यूमेरिकल में करा चुका हूँ और जो 1.5 न्यूमेरिकल है वो आप लोगों के लिए है। आई होप आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी और उस एनसीईआरटी बुक में से जो एग्जाम्पल 1.5 है वो आप करने की कोशिश करना। यदि आपसे वो क्वेश्चन ना हो पाया, यदि आपकी समझ में ना हो पाया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये न्यूमेरिकल हमसे पॉसिबल नहीं है सर, आप इसको करा दो, तो मैं इसको कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि वो आप न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हो। ठीक है, इतना पढ़ाने के बाद तो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम के नियम पर, उसमें मैं आज न्यूमेरिकल कराऊँगा 1.6 और 1.7। ठीक है फ्रेंड्स, किस नियम पर? कूलाम के नियम पर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जो अदर एग्ज़ाम हैं जैसे जेईई मेंस हुआ और नीट का एग्ज़ाम हुआ और एनडीए, तो अदर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1.6। तो एग्जाम्पल 1.6 में क्या कहा गया है कि 3 आवेशों Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है। यानी हमको कितने आवेश दिए गए हैं? 3 आवेश दिए गए हैं, Q1, Q2, Q3, और वो तीनों के तीनों आवेश किसके बराबर हैं? Q के बराबर हैं तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। ये जो आवेश हैं, एक L भुजा वाला क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है और प्रत्येक शीर्ष का कोण कितना होता है? 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज के केंद्र पर चित्र में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश Q जो स्मॉल q का सजातीय है पर कितना परिणामी बल लग रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है और वो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो L लंबाई की है। ठीक है, तो हमको क्या करना? त्रिभुज के केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है कैपिटल Q। उस कैपिटल Q पर परिणामी बल निकालना, हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना, कितना लग रहा है। ठीक है ना। इससे पहले तो आप कूलाम के नियम को समझ लो कि कूलाम के नियम में क्या कंडीशन है। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि मान लो हमारे पास एक आवेश Q1 है और ये दूसरा आवेश हमारे पास Q2 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इस Q आवेश ने जब Q2 आवेश पर बल लगाएगा, क्योंकि दोनों की जाति एक है, दोनों सजातीय हैं, तो Q1 आवेश के कारण Q2 पर जो बल लगेगा वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी जब इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा तो ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कूलाम के नियम से कि 2 आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश वो बल लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मान लो कल को हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, ये Q1 आवेश प्लस है और ये माइनस Q2 है, तो बल तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा। अब ये भाई साहब आवेश जब इस पर बल लगाएगा तो बल कैसा होगा? क्योंकि विजातीय प्रकृति के, दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं ये। ठीक है ना, तो ये बल लगाएगा आकर्षण बल और लगेगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा।
ठीक है ना। आई होप इसको आप अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे। यदि आपने इस नियम को नहीं पढ़ा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इस लेक्चर को आप आराम से पढ़ सकते हो, तभी आपके ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ में आएगा। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। तो ये हमको न्यूमेरिकल गिवन है जो एग्जाम्पल 1.6 है, पेज नंबर है इसका, जो पेज नंबर है एनसीईआरटी का वो 16 से 17 पर गिवन है ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो L है, ये भी L है, ये भी L और ये भी L। ठीक है ना, सही है। अब इसके शीर्ष पर A शीर्ष, B और C, तीनों के शीर्षों पर आवेश है Q1, Q2 और Q3, और ये तीनों के तीनों आवेश किसके बराबर है? Q के बराबर। तो अपन मान लेते हैं ये Q1 Q के बराबर, ठीक है, और Q2 Q के बराबर और Q3 भी Q के बराबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इस त्रिभुज के केंद्र पर, इस त्रिभुज का केंद्र ये होगा, ठीक है ना, इस त्रिभुज के केंद्र पर मान लो ये केंद्र O है, ठीक है, ये केंद्र O है, और इस केंद्र पर जो आवेश रखा हुआ है वो रखा हुआ है +Q। ठीक है, देखो त्रिभुज के केंद्र पर चित्र में दर्शाए अनुसार ये चित्र बना हुआ है, ठीक है, एग्जाम में चित्र आएगा। स्थित आवेश Q पर हमको परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अब अपन को एक बात पता है कि जो समबाहु त्रिभुज है और जो इसका केंद्र है, यदि मैं इस शीर्ष से या इस शीर्ष वर्टिसिस से या इस शीर्ष से मैं इस भुजा BC पर लंब डालता हूं, तो मैंने यहां से क्या किया, मैंने यहां से लंब डाला, शीर्ष A से मैंने भुजा BC पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो इसको मैंने मान लिया, कोई पॉइंट मान लो इसको D, यानी AD लंब है किस पर, BC पर। सेम ऐसे ही इस शीर्ष से हमने इस भुजा पर लंब डाला, सेम ऐसे ही हम इस शीर्ष से इस भुजा पर, किस भुजा पर, भुजा AC पर लंब डालेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही शीर्ष C से इस AB भुजा पर हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लंब डाल दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सही है। अब इसके बाद ये जो समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज में ये जो AD है और जो ये यहाँ पर भी कुछ हम मान सकते हैं, मान लो यहाँ पर मैंने E मान लिया और यहाँ पर मैंने F मान लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जो ये AD है और जो BE है और जो CF है, ये क्या है, इस समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है। ठीक है, तो अब जितना मैंने काम किया मैं इस काम को मैं लिख लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं, हमको दिया क्या है, सबसे पहले दिया है, हमको दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो दिस इंप्लाइज AB, BC और CA, AB, BC और CA आपस में लंबाई कितनी गिवन है, हमको दी की कितनी है, L। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमको ये भी पता है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष पर बनने वाला कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। ठीक है ना, 60 डिग्री के हो गए ये। इसके बाद इसको भी लिख लेते हैं, तथा कोण A, कोण B, कोण C इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके इतना। आगे चलते हैं,
सिंस चूंकि जो हमारे पास जो एडी है वो कौन है, एडी त्रिभुज ए बी सी, ये जो एडी है वो त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। ठीक है, यदि ये एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका हो, देखो माध्यिका तो ये तीनों ही है, एडी भी है, बी सी बीई भी है और सी एफ भी है, लेकिन मैं एक की बात करूंगा और जब मैं एक को निकालूंगा तो सभी इक्वली आएंगे, क्योंकि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो भुजा की लंबाई है वो सभी जगह बराबर है। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर रखा हुआ है इसके केंद्र पर आवेश, क्यों, जो कुलाम का बल लगे, कुलाम नियम लगेगा जो, या कुलाम बल लगेगा या विद्युत बल लगेगा, वो किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगेगा। तो एक आवेश तो ये है यहां पर स्मॉल क्यू, और एक आवेश ये कैपिटल क्यू है। ये भाई साहब इस पर बल लगाएगा, ये भाई साहब इस पर बल लगाएगा, और ये भाई साहब इस पर बल लगाएगा। भाई निकालना तो हमको परिणामी केंद्र पर रखे हुए आवेश पर ही, तो दो आवेशों के बीच की दूरी चाहिए होती है कुलाम के नियम में, एक आवेश क्यू और एक आवेश कैपिटल क्यू, ये स्मॉल ये कैपिटल, तो इतनी दूरी चाहिए होगी मेरे को, है ना। और समबाहु त्रिभुज में जब किसी समबाहु त्रिभुज में जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है कि ये वाली दूरी, ठीक है ना, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये और ये क्या होती है, आपस में बराबर होती है बाई ज्योमेट्री से, यानी ज्यामिति के द्वारा। अब मेरे को मान लो मैं ये निकाल लेता हूँ ओ ए या ए ओ, तो जो ए ओ आएगी वो ही हमारी बी ओ होगी या ओ बी होगी, और वही हमारी ओ सी या सी ओ होगी। तो मैं एक निकाल लेता हूँ, बाकी सब बराबर होंगी। ठीक है। अब एडी कौन है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। सेम ऐसे ही बीई कौन है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, और ऐसे ही सी एफ त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। तो मैं एक को लेकर चलता हूं और इसके बीच की मैं दूरी आसानी से निकालने की कोशिश करता हूं। तो जो एडी है ये कौन है, माध्यिका है। ये एडी इस कोण ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ये जो माध्यिका एडी है वो इस पूरे कोण ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो इतनी बात हम लिख लेते हैं, चूंकि एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है तो इसलिए यह कोण माध्यिका, यह कोण ए को समद्विभाजित करता या करती है। ठीक है। इसके बाद और साथ में ही एक बात मेरे को बताओ आप कि ए डी बी, ये आपको दिखाई दे रहा ना, ए डी बी, ये कैसा त्रिभुज है, यह है समकोण त्रिभुज। और क्यों है समकोण त्रिभुज, क्योंकि जो एडी है, जो माध्यिका है, वो बीसी पर लंबवत है। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब मेरे को एक बात और बताओ आप कि जब एडी त्रिभुज बीसी की माध्यिका है या एडी बीसी पर लंबवत है, तो ये पूरी कितनी है, ये पूरी एल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है, एल है, यानी ये आधी होगी, ये आधी होगी, तभी तो एल रही होगी। तो एल का आधा कितना होगा, L/2, तो बी डी L/2, डी सी L/2, तो बी डी कितनी होगी हमारे पास, बी डी कितनी होगी, बी डी होगी हमारे पास L/2। ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं इस दिए गए समकोण त्रिभुज की, किसकी, बना लेते हैं समकोण त्रिभुज को। ये वाला देखो ए डी बी, इस फोटो को उठाकर मैं, इतने से आधे फोटो को उठाकर मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखना आप, ये मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। ये कौन सा समकोण त्रिभुज है, तो ये हमने इतना पार्ट उठाकर यहां पर रखा, तो इसको लिख लेते हैं। ये क्या है, ए, ये डी और ये बी। ठीक है ना, ए डी बी। अब मेरे को एक बात बताओ आप
कि ये जो माध्यिका AD है, ये माध्यिका AD है, ये कोण A को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। पूरा शीर्ष A कितना कोण लिए हुए है, 60 डिग्री, तो इतना कितना होगा, ये 30 डिग्री। तो क्या ये कोण हमारा 30 डिग्री होगा, होगा ना। तो स्टूडेंट ये हुआ हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये AD हुआ, ये BD हुआ और ये AB हुआ। AB कितना है यहाँ पर देखो जरा, AB की लंबाई कितनी है, L, तो यहाँ पर L। अब आप मेरे को ये बताओ कि जिस तरफ कोण होता है और जिस तरफ दिया गया कोण होता है और एक भुजा दूसरी भुजा पर लंबवत होती है, तो उसको हम क्या मानकर चलते हैं, आधार। आधार ये है और कर्ण ये है, तो आधार और कर्ण में किसके बीच में रिलेशन होता है, कोस के। तो कोस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू AD आधार बटे कर्ण, तो AD अपॉन AB। आई होप आपको ये पता लग रहा हो कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं AO, ठीक है। तो यहाँ से कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। AD हमको पता नहीं है कितना होगा, बट AB हमको पता है कितना है, L, तो यहाँ पर मैंने L लिखा। तो यहाँ से L की मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो AD कितना आएगा, AD आ जाएगा √3/2L, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद जरा आप इसको देखो, इतने से ट्रायंगल को, इतने से त्रिभुज को देखो, ODB, ठीक है ना। ODB कितना होगा, तो ये पूरा 60 डिग्री है, तो इतना एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो मैं एक दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूँ, जो मैंने बड़े वाले ट्रायंगल में से निकाल रहा हूँ मैं छोटे वाले ट्रायंगल को। कौन से वाले को, इस छोटे से वाले को, ठीक है। तो ये है हमारे पास O, D और B, ठीक है। कौन कौन से, O, D, B। यहाँ पर देखो O, D, B, इतने वाले को, इस वाले को, तो यहाँ पर ये कितना है हमारा 30 डिग्री, ठीक है ना, ये 30 डिग्री है हमारा। अब इसके बाद जो हमारा, अब मेरे को आप बताना BD कितना है हमारे पास, BD गिवन है हमारे पास L/2। तो ये भुजा कितनी गिवन है हमको, ये है L/2, ठीक है। अब OD और BD यानी ये कौन है, ये तो 90 डिग्री है। कोण के सामने वाला कौन होता है, ये होता है हमारा लंब। तो लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार किसके बीच में रिलेशन होता है, tan के। तो लिख लेते tan थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री, तो tan 30 कितना आ जाएगा, OD अपॉन BD, ठीक है। और tan 30 डिग्री कितना होता है, ये हम जानते हैं 1/√3, ठीक है। इसके बाद हमको OD फाइंड करना, तो OD अपॉन BD कितना है L/2। दिस इम्प्लाइज, इस L/2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो OD इक्वल L/2 क्रॉस 1/√3। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से OD कितना आ जाएगा, OD आ जाएगा यहाँ से 1/2√3 इंटू L। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इतना आने के बाद अब हमको क्या फाइंड करना है, क्योंकि हमको दो आवेशों के बीच की दूरी चाहिए, क्यों और कैपिटल क्यों, ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए। अच्छा, हमको AD पता है, OD हमको पता है, ध्यान से समझो, पूरा A से लेकर D तक इतनी लेंथ हमको पता है, OD भी हमको पता है, हमको चाहिए AO। तो हम क्या करेंगे, पूरी
AD में से, यानी कंप्लीट AD में से यदि मैं OD को माइनस कर दूँ तो ये इतनी लेंथ हमको मिल जाएगी आराम से। तो देखते हैं। तो AO चाहिए हमको, ठीक है ना। तो अब AO इक्वल, AO की कितना होगा, A से O तक कितना होगा, पूरे AD में से मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस OD। तो AD माइनस OD, ठीक है। दिस इम्प्लाइज AO इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये AD कितना है हमारे पास, देखो जरा। AD है हमारे पास √3/2 इंटू L, √3/2 इंटू L माइनस OD कितना है हमारे पास, OD है L इंटू 1/√3। तो L/2√3। अब क्या करने वाले हैं, इसके हर बराबर कर लो जरा आप, देखो जरा कैसे हर बराबर करते हैं। इधर देखो आप, इधर 2√3 है, इधर किसकी कमी है, √3 की। तो इसके अंश और हर में किसकी मल्टीप्लाई कर दो, √3 की। तो √3 क्रॉस √3 इंटू L माइनस L अपॉन कितना आ जाएगा, 2√3, ठीक है। अब √3 कितना होगा, 3L बचा हुआ है, माइनस L अपॉन 2√3, ठीक है ना। 3L में से एक L जाकर 2L अपॉन 2√3, 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, L अपॉन √3। तो AO कितना आ गया हमारे पास, AO आ गया हमारे पास L अपॉन √3। यानी जो हमको दो आवेशों के बीच की दूरी चाहिए थी वो कितनी आ गई, L अपॉन √3, ये वाली Q और कैपिटल Q के बीच की दूरी आ गई, दो आवेशों के बीच की। अब हमको आसान हो जाएगा क्योंकि कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच में ही लगने वाला होता है, ठीक है ना। तो ये वाली दूरी है ना, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसलिए AO इक्वल BO इक्वल CO, AO BO CO कितना आ जाएगा, L अपॉन √3, ठीक है। किससे, ज्यामिति से, ज्यामिति से, ज्योमेट्री से, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो A पर स्थित आवेश है Q, इसके कारण कैपिटल Q पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे हम। तो कर लेते हैं इसको, लिखते हैं A पर स्थित आवेश Q, स्मॉल q के कारण कैपिटल Q पर बल, उसको मान लेते हैं हम F1। तो कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 क्रॉस Q2 अपॉन कितना, AO, दो आवेशों के बीच की दूरी AO। तो इसको लिख देंगे हम AO का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद स्मॉल q1 कितना है अपन के पास, ये है 1/4πε0 इंटू Q1 कितना है, स्मॉल q, Q2 कितना है, कैपिटल Q, और AO कितना है, L अपॉन √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज F1 कितना जाएगा यहाँ से, 1/4πε0 इंटू, देखो ये L अपॉन √3 है, जब L का स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना बनाएगा ऊपर, 3 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L का स्क्वायर। लेकिन अब हमको इसकी दिशा देखनी होगी, किसकी दिशा कहाँ पर है, देखते हैं जरा। इस स्मॉल q ने कैपिटल Q पर बल लगाया, लेकिन दोनों बल कैसे हैं, सजातीय है। तो दोनों आवेशों के बीच में बल कैसा लगता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो ये लग गया ऐसे नीचे की तरफ, और इसका नाम क्या है, F1, ठीक है। आपकी समझ में आया होगा ये। इसकी दिशा किधर को है, AO के अनुदिश,
AO के अनुदिश। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया आपके। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब जो B पर स्थित आवेश Q है उसके कारण कैपिटल Q पर लगने वाला बल, तो सेम तरीका यही ऐसे ही करेंगे। तो लिखेंगे B पर स्थित आवेश स्मॉल q के कारण कैपिटल Q पर लगने वाला बल कितना होगा, F2। वो भी क्या होगा, यहां पर लिख लेंगे इसी प्रकार, क्योंकि तीनों शीर्षों पर आवेश सेम है। ठीक है ना, और तीनों शीर्षों पर जो आवेश उपस्थित है वो तीनों के तीनों केंद्र पर रखे आवेश कैपिटल Q पर बल लगा रहे हैं, और सभी के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। देखो यहाँ पर L/√3, तो सभी पर बल क्या आएगा, इक्वल आएगा, 1/4πε0 इंटू 3 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L²। अब जरा इसकी दिशा देख लेते हैं, किधर को इसकी दिशा होगी, देखते हैं जरा। B पर स्थित आवेश Q ने केंद्र पर रखे आवेश कैपिटल Q पर बल लगाया, दोनों की प्रकृति एक जैसी है, तो ये बल लगेगा किधर को, ऐसे लगेगा। तो इस बल का हमने इस बल को मान लिया F2। सेम ऐसे ही C पर रखे आवेश Q के कारण कैपिटल Q पर लगने वाला बल कितना होगा, Q स्मॉल q जब कैपिटल Q पर बल लगाएगा तो इसकी भी दिशा किधर को होगी, F3। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं इसको भी, तो यह आ जाएगा C पर स्थित तथा आवेश Q के कारण कैपिटल Q पर लगने वाला बल F3, तो 1/4πε0 इंटू 3q कैपिटल Q अपॉन L²। इसकी B पर स्थित आवेश स्मॉल q के कारण कैपिटल Q पर लगने वाले बल की दिशा किधर को है, देखो बताओ मेरे को किधर को है, F2 किधर को है, F2 किधर को किस दिशा में लग रहा है, BO दिशा में, इधर को तो लग रहा है ना, सजातीय आवेश प्रतिकर्षण बल BO, तो BO के अनुदिश यहाँ लिख लेंगे, BO के अनुदिश। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, वही सेम, अब वो किसके अनुदिश लग रहा है, CO के अनुदिश। अब एक बात मेरे को आप देखकर बताओ कि तीनों बल आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो अब ये तीनों बल यदि आपस में बराबर हैं तो मैं इनको ऐसे मान सकता हूं, माना F1 वेक्टर का जो परिमाण है और F2 वेक्टर का जो परिमाण है और F3 वेक्टर का जो परिमाण है वो मैंने मान लिया कैपिटल F। ठीक है ना, कि कौन कौन से समीकरण से, इसको वहां पर कितनी समीकरण हो गई थी हमारी, 2, ये हमारी 3 समीकरण हो गई, ये हमारी 4 और ये हमारी 5। तो किस किस समीकरण से, समीकरण 3, 4, 5 से। ठीक है, समीकरण 3, 4 और 5 से। ठीक है ना, अब बात यहाँ पर और जोर देने वाली है कि यहाँ पर लगेगा समांतर सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम परिणामी बल निकालने के लिए। अब आप मेरे को ये फोटो देखो जरा। ठीक है, मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ, उसको जरा ध्यान से देखना। देखो, ये देखो, ये एक समबाहु त्रिभुज है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको, ये सही है यहाँ पर। अब देखो, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, अब मेरे को ये बताओ कि ये 30 डिग्री है। ठीक है ना, ये 30 डिग्री एंगल है ना, ये 30 डिग्री है, और ये कितना है, 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बताओ कितना होगा, ये एंगल होगा हमारा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 30 + 90, और यदि मैं इस एंगल को x मानूं, इक्वल कितना होगा, 180 होगा ना। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 180 में से 120, यानी 180 में से 120 यदि मैं माइनस कर दूं, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो मेरे को बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है, कुछ ये जो
बना हुआ है, कुछ ऐसे बना हुआ है, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे है, ठीक है, ये O है और ये F1 लगा हुआ है नीचे, और ये ऐसे सीधा जा रखा है F2, ठीक है ना। और ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, ये एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है ना। अब मेरे को एक और बात आप देखकर बताओ कि यदि ये 60 डिग्री है, अब ये देखना कि ये कुछ ऐसे बना हुआ, देखो ये लाइन ऐसे है और इसके ऊपर ये ऐसे है, ऐसा आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा रैखिक युग्म। तो ये पूरा बनने वाला एंगल कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। ये हमने मान लिया, ये तो हमने x माना था जो हमने निकाल लिया 60 डिग्री को, ठीक है ना। अब इसको मैंने इतने को मान लिया y, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा 180 डिग्री किसके बराबर होगा, ये तो x था हमारे पास और ये y था, तो x प्लस वाई, ठीक है ना। तो x कितना है हमारे पास 60 डिग्री और y कितना आएगा हमारे पास, y इक्वल टू 180 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 120 डिग्री। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि इस F1 और F2 के बीच बनने वाला एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो F1 और F2 के बीच बनने वाला कोण कितना है 120 डिग्री। अब जरा फोटो में देखो, F1 और F2 इतना कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा 120 डिग्री। सेम ऐसे ही F2 और F3 के बीच एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री। सेम ऐसे ही F1 और F3 के बीच कितना एंगल बनेगा 120 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको लिख लेते हैं इतनी बात को, तो लिखते हैं चूंकि F1 एवं F2 के बीच बनने वाला कोण, देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कितना होगा 120 डिग्री। सेम ऐसे ही F2 एवं F3 के बीच बनने वाला कोण भी कितना होगा 120 डिग्री। और सेम ऐसे ही F3 एवं F1 के बीच बनने वाला कोण कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है ना। अब जरा आप फिर दोबारा से फोटो पर जाओ। फोटो ये है हमारे पास, ये इस फोटो को मैं ऐसे बनाने वाला हूँ, देखो जरा इतने से फोटो को मैं कुछ ऐसे बनाने वाला हूँ। ये कौन है हमारे पास, ये क्यों है। नीचे की तरफ जो बल लग रहा है वो F1 है, ठीक है ना। इधर की तरफ जो बल लग रहा है वो F2 है और इधर की तरफ जो बल लग रहा है वो F3 है। और मैं निकालना चाहता हूँ अब शुरुआत में कि F2 और F3 के बीच परिणामी बल कितना है। ये कैपिटल क्यों है ना यहाँ पर, F2 और F3 के बीच में परिणामी बल कितना होगा। तो परिणामी बल निकालने के लिए हम किस नियम को उपयोग करेंगे, सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम से। तो परिणामी ये R है, तो इसको मैंने इससे मिलाया है ना, और इसको मैंने इससे मिलाया, ठीक है ना, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको ऐसे मिलाया और यहाँ से इसको ऐसे मिलाया, तो ये बन गया हमारा परिणामी R, ठीक है। तो किस किस के बीच में परिणामी निकालने वाले हैं हम, ये निकालने वाले हैं हम F2 और F3 के। तो लिखेंगे F2 एवं F3 का परिणामी। तो कितना इनका रिजल्टेंट कितना होगा, वो कौन है R, और इक्वल अंडर रूट F2 F3, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कोस, कितना बनेगा इन दोनों के बीच में एंगल, मैंने अभी समझाया था 120 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया 120 डिग्री, ठीक है। ये पूरा स्क्वायर रूट है, सही है। तो R इक्वल टू, बट हमने क्या माना हुआ है, हमने माना हुआ है कि F1 F2 F3 किसके इक्वल है, F के इक्वल है, ठीक है ना। तो F2 स्क्वायर रूट F2 F का स्क्वायर प्लस
एफ का स्क्वायर प्लस 2f1 f2f और कोस 120 कितना होता है, कोस 120 डिग्री इक्वल -1/2। तो मल्टीप्लाई -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया देखो, तो यहाँ से आ गया r इक्वल टू स्क्वायर रूट f2 2f2 का स्क्वायर, सॉरी f का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और ये आ गया f का स्क्वायर। तो r इक्वल टू 2f स्क्वायर में से एक f स्क्वायर तो f स्क्वायर और f स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो केवल f। ठीक है, अब इसकी दिशा मेरे को देखनी है। दिशा कैसे देखेंगे, देखो इसकी दिशा कैसी होगी, ये देखो मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया समांतर चतुर्भुज वाले में, मैंने वहाँ पर आपको समझा था डॉटेड डॉटेड से ये, ठीक है ना। तो दिशा क्या होगी इसकी, जो रिजल्टेंट आर है, जो परिणामी आर है, इसकी दिशा किधर को होगी, ओ से ए की तरफ, देखो ओ से ए की ओर। ठीक है, तो दिशा किधर को होगी इसकी, ओ ए के अनुदिश। ठीक है ना, तो ये आपकी समझ में आ होगा इतना। अब इसके बाद हमारे पास जो बचा हुआ है, हमारे पास क्या बचा हुआ है, अभी रिजल्टेंट निकालना हमारे पास। देखो अब हमारे पास जो बचा हुआ है F2 और F3 यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब R और F1 ये हमको परिणामी बल निकालना है इसके बीच में, R और F ये वाला। ठीक है, तो देखते हैं इसके बीच में। तो R एवं, देखो ये R था ना हमारा, यहाँ पर R एवं F1 द्वारा इस Q पर परिणामी बल, ठीक है ना, वो कितना होगा, अंडर रूट R1 एवं F1 द्वारा Q पर परिणामी बल। देखो R ऊपर की साइड में है, सही है, और F1 नीचे की साइड में है, तो इन दोनों के द्वारा जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा। आप तो मेरे को ये बताओ कि ये देखो R ऊपर की साइड में है, ठीक है, F1 नीचे की साइड में है, दोनों परिणामी दोनों बल, सॉरी परिणामी नहीं, दोनों बल एक दूसरे की क्या है, विपरीत दिशा में। देखो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो कितना एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री में। ऐसा ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट में समझा चुका हूँ पिछले वाली वीडियो में। तो कितना आएगा, दोनों के बीच परिणामी बल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यानी r स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर प्लस 2rf1 कोस थीटा, कितना है यहाँ पर 180 डिग्री। तो आर स्क्वायर बराबर कितना, आर बराबर कितना हमारे पास एफ, रख दो जी एफ। ठीक है, F1 आपको ये पता होगा कि मैंने F1 F2 F3 को क्या माना हुआ है, F माना हुआ है, क्योंकि सभी के द्वारा लगाया, सभी आवेशों द्वारा लगाया गया जो बल था वो आपस में बराबर था। तो F1 F2 F3 को मैंने F माना हुआ था, प्लस 2 R कितना है F, F1 कितना है F कोस 180 -1 याद रखना। तो कितना मिला हमको, ये मिल गया हमको एफ स्क्वायर, अच्छा ये भी एफ स्क्वायर होगा, एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2f स्क्वायर और कैंसिल होकर 0 आ गया। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम
परिणामी बल आया वो 0 न्यूटन आया। ठीक है ना। तो अतः त्रिभुज ABC के शीर्षों पर उपस्थित सभी आवेशों के कारण परिणामी बल कितना होगा? 0 होगा। अतः त्रिभुज ABC के शीर्षों पर उपस्थित सभी आवेशों के कारण सॉरी यहाँ पर आएगा सभी आवेशों के कारण कैपिटल क्यू पर परिणामी बल। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस क्वेश्चन में आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है और वो रेड कलर का होगा, उसको दबाकर ब्लैक कलर का कर दीजिए। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।